हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अपवाह तंत्र। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? अपवाह तंत्र, क्योंकि इसके पहले हम लगभग आपका जितना भी पठारीय क्षेत्र था, ठीक है, हम लोग सबसे पहले आपका भारत की स्थिति में विस्तार पढ़े थे। उसके बाद हम लोग यानी भारत के भौतिक स्वरूप में जो हम पढ़ रहे थे, उसमें आपका जो हिमालय पर्वत श्रेणी था वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे उत्तर के विशाल मैदान, उसको भी पढ़ चुके हैं। और दक्षिण में जो पठारीय भाग था, ठीक है, तो पठारीय क्षेत्र को भी हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। और कुछ आपका बच गया था तटीय प्रदेश, तो तटीय प्रदेश को भी हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब इसके बाद जो आता है आपका अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका मौसम के बारे में, ठीक है, मानसून वगैरह जो भी क्षेत्र आएंगे उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो आपका चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, चाहे बीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। तो हम प्रयास करेंगे कि एकदम विस्तार पूर्वक इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ा जाए, ताकि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कुछ भी दिक्कत न हो, ठीक है। तो हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आपका अपवाह होता है क्या है, तो सबसे पहले आप समझिएगा अपवाह क्या होता है। अपवाह मतलब बोल सकते हैं कि एक जल धारा, यानी जल धारा जो है वो क्या कुछ जल धारा यानी अनेक प्रकार की वितरिकाएं जब आकर क्या होती है, यानी जल धारा को ही हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपवाह। अपवाह मतलब हम बोल सकते हैं कि जल धारा, जल की धारा, ठीक है, ये आपका हो गया अपवाह। लेकिन इसमें आपका क्या होता है, अपवाह तंत्र, तो अनेक प्रकार की वितरिकाएं यानी छोटी छोटी वितरिकाएं जब आकर क्या होती है, यानी नदियों में अनेक प्रकार की शाखाएं आकर मिल जाती हैं, तो इसी तरह से एक बनता है आपका अपवाह तंत्र, ठीक है, जिसमें छोटी बड़ी नदियाँ आकर यानी एक मुख्य नदी में मिल जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी तंत्र हो गया, या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, या आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया, ठीक है, तो इसमें अनेक नदियाँ आती हैं। तो हम अपवाह तंत्र के बारे में अगर हम बात करें, तो अपवाह तंत्र को हम 2-3 आधारों पर बांट कर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक तो आपका आता है ढाल के आधार पर, ठीक है, यानी ढाल के आधार पर, नदियों के दिशा के आधार पर, ठीक है, ढाल या दिशा के आधार पर। जैसे आप अगर अपवाह तंत्र देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, यानी 2 आधारों पर बांट कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आधार तो एक में हम आपको देख लीजिएगा कि ढाल या दिशा के आधार पर, ढाल या क्या बोल सकते हैं, दिशा, ठीक है। और एक आपका उत्पत्ति के आधार पर देख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या कि मैंने नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से हो रहा है, हिमालय नदी है या मान लीजिए कि आपका पठारीय नदी है, बात समझ रहा है ना। तो अगर हिमालय नदियाँ होगी, एक तो इसमें हम देखेंगे हिमालय नदियों के बारे में, हिमालय नदियों के बारे में देख सकते हैं। और एक हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ उत्पत्ति या जल की उपलब्धता के आधार पर ये बोल सकते हैं, जल की उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, जल की उपलब्धता के आधार पर। जल की उपलब्धता के आधार पर अगर देखा जाए तो एक होगी आपका हिमालय नदी, दूसरा हो जाएगी आपकी प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा क्या होता है, ढाल या दिशा के आधार पर, ढाल के आधार पर या क्या बोल सकते हैं, दिशा के आधार पर। ढाल या दिशा के आधार पर अगर हम देखें, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका क्रमवर्ती नदियाँ, क्रमवर्ती, ठीक है, एक क्या हो जाएगा क्रमवर्ती, और दूसरा आपका हो जाएगा अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती। एक क्रमवर्ती और दूसरा क्या होगी आपकी अक्रमवर्ती। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को लेकर ही चलेंगे, यानी सबसे पहले हम देखेंगे आपके ढाल या दिशा के आधार पर, जिसमें क्रमवर्ती होगी और अक्रमवर्ती होगी। इसमें हम लोग देखेंगे हिमालय नदी के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। उम्मीद करते हैं एकदम हम 0 से स्टार्ट किए हैं, आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आप ये कहीं भी बुक में देखिए, बहुत सारे बुक में ये नहीं दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है ना। तो आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, और जो लोग पढ़ने वाले हैं वो तो लाइव में जुड़ेंगे। अब जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसको हम डंडा लेकर तो नहीं खदेड़ेंगे, बाबू आपको लाइव में जुड़ना ही है, ठीक है। जिसको जो इच्छा होगा, जिसको
वो जुड़ेगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं जुड़ेगा। अब बोलना भी नहीं है हमको कि भाई आप लाइव में जुड़िए मत जुड़िए, फ्री सेवा उपलब्ध है। जिसको लगे कि हाँ लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कुछ हो सकता है, वो जुड़ेगा, वो देखेगा वीडियो को। और जिसको लगेगा कि भाई अब वो किसी और चीज़ में मग्न है तो उसको हम कुछ बोल सकते हैं जी, या उसको कोई घर परिवार या किसी से कोई तकलीफ़ है, मतलब किसी से वो डर है उसके अंदर, मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। दिखावे के लिए लोग पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है। तो उस तरह की पढ़ाई कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं से पढ़ सकता है, ठीक है। तो दिखावे वाला पढ़ाई मत कीजिए। नहीं बोला था बिया हुआ पढ़ाई, तो बिया हुआ वाला पढ़ाई मत कर लो। हाँ कि मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, ये हो गया। रियल में नॉलेज के लिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़ाई कीजिएगा, कभी भी सफल होइएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, मतलब सफलता तो मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो पहले काबिल बनिए, कामयाबी के पीछे मत भागिए। बस समझ रहे हैं, डायलॉग सुने होंगे कि काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो। कामयाबी तो अपने आप तुम्हारे पीछे भागी भाई। जब काबिल बन जाओगे, अगर मान लीजिए कि हम डीएम की कुर्सी के लायक हम क्या कर लिए हैं, मेहनत कर लिए हैं, तो वो कुर्सी आपको खींच कर लाएगी कि आओ मेरे पास तुम बैठो, इस कुर्सी पर तुम बैठो, क्योंकि तुम ही उस योग हो। बस समझ रहा है ना। तो आप एक बार काबिल बन जाइए, और काबिल बनने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, बाकी अनसन की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने। अरे देख रहे हैं कि लाइव में बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 35 लोग, और वीडियो के अंत तक 5-10 लोग रुक जा रहे हैं। यार कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा मोटिवेट हम हो गए थे, बट क्या करें, अगर उसको देखकर अगर हम वीडियो बनाना छोड़ दें तो फिर हम कायर होंगे, ठीक है। क्योंकि सफलता के राहों में तो बहुत सारी संकटें उत्पन्न होती है ना, बहुत सारी संकटें आएगी। बात समझ रहे हैं। और उस डर से हम काम करना बंद कर दें तो फिर ये तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अरे 5 लोग पढ़ रहे हैं ना, 5 लोग जुड़ रहे हैं, 2 लोग जुड़ रहे हैं, अरे एक आदमी देख रहा है ना, वही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। मैं एक ही आदमी मेरे लिए, मेरे हौसला को बढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं भी आएगा फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस समझ रहा है। तो मैं अपना काम करूंगा, आप मेहनत कीजिए, सफलता पाइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए डेली मुझे समझाना पड़ रहा है यार, मैंने परिस्थिति को देखकर, लाइव में लोग जुड़ रहे हैं उसको देखकर, बड़ी संख्या में आते भी हैं लोग, चले भी जाते हैं। आओ सनम जाओ सनम लगा हुआ है, तो उस तरह आओ सनम जाओ सनम मत कीजिए। जिस सनम को बुला लीजिए उसको फिर छोड़िए मत। बस समझ रहा है ना। हाँ मतलब अगर पढ़ रहे हैं रियल में तो उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए, उसके बाद ही छोड़िए, शुरू से अंत तक साथ रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत गर्मी हो रहा है, भीज गए हैं यार, कोई बात नहीं। तो एक तो ढाल एवं दिशा के आधार पर देख सकते हैं, एक उत्पत्ति या जल की उपलब्धता के आधार पर, ये कुछ भी इसमें से हम मान सकते हैं। बात समझ में रहा है। जल की उपलब्धता के आधार पर, ये ढाल एवं दिशा के आधार पर, ठीक है। तो इसमें क्रमवर्ती हो जाएगा, अक्रमवर्ती हो जाएगा। इसमें हिमालय नदी हम देखेंगे, उत्पत्ति माने जिसकी उत्पत्ति हिमालय से हुई हिमालय नदी हो जाएगी, और जिसकी नदी है पहाड़ पर्वतों, पहाड़ी पठारों या वर्षा के जल द्वारा जो जिसकी उत्पत्ति हो रही है वो सबका प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती क्या है, तो क्रमवर्ती अक्रमवर्ती में आप देखिएगा, तो क्रमवर्ती मतलब ये अपने मतलब ढाल की दिशा में बहती है। मतलब क्रमवर्ती में क्या है, ये जिधर ढाल होगा वहीं पर नदियां बहेगी। ये अपने ढाल का यानी प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। ये नदी ऐसी नदी होती है जो अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। ये क्या करेगी, अपने प्रादेशिक ढाल का, अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, ढाल का अनुसरण करती है। बस समझ रहा है ना। ये आपका क्रमवर्ती हो जाएगी। अच्छा, कोई ऐसा नदी आप देखे हैं कि जो ढाल के विपरीत दिशा में बहती हो? ऐसा आपको नदी दिखाई दिया होगा? नहीं दिया होगा भाई। तो फिर इसमें ऐसा क्यों आ रहा है कि क्रमवर्ती तो हो गया कि जो अपने प्रादेशिक ढाल के अनुरूप बहती हो, जो अपने प्रादेशिक ढाल के अनुसार चलती हो, जो अपने प्रादेशिक ढाल के अनुसार बहती हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रमवर्ती नदियां कहते हैं। लेकिन जो अपने ढाल यानी अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती है, उस नदी को हम क्या कहेंगे,
तो उसे हम कहेंगे अक्रमवर्ती। क्या कहेंगे? अक्रमवर्ती कहेंगे। बात समझे? अब इसको किस तरह याद रखना है? सिंपल सी बात है, अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण जो नदियां करेगी उसे हम क्रमवर्ती कहेंगे, और जो नदियां अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं तो इसमें लिखेंगे कि जो नदियां अपने, बाबू समझिएगा ध्यान से, अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण माने अनुसरण मतलब अनुसार, यानी अपने प्रादेशिक ढाल के अनुसार नहीं बहती हो, उस विपरीत दिशा में जाती हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो अक्रमवर्ती कहेंगे। कहीं देखे हैं कि बिहार से नदी निकले और उत्तर प्रदेश आपका हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंच जाए? ऐसा कोई नदी आपको दिखाई देगा तो बताइए हमको। एक भी नदी नहीं ऐसी होगी। तो फिर ये कैसे आ गया? तो हम देखेंगे, इसका प्रकार है, इस प्रकार की नदियों के बारे में हम देखेंगे। हाँ, दिखाई देगा लेकिन वास्तव में वैसी नहीं होती है। कोई भी नदी, आप समझिए ना कि जल जो है क्या ऊंचे स्थान पर चढ़ सकता है? वो ढाल के अनुसार ना जाएगा भाई, संभव नहीं है। तो आप फिर कैसे कह रहे हैं कि अक्रमवर्ती? वैसे नदी है जो अपने ढाल के, प्रादेशिक ढाल के अनुसार नहीं करते। यहाँ पे बात कर रही है प्रादेशिक ढाल की बात कह रहा है, क्षेत्रीय ढाल की बात नहीं कर रहा है। प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती होगी लेकिन क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण करती होगी। बस समझा है ना? वो क्या कहलाएगी? अक्रमवर्ती। ठीक है, अक्रमवर्ती माने हमको दिखाई देगा कि वो जा रही है ऊंचाई में। जैसे सिंधु नदी को आप देखिएगा, सिंधु नदी को होगा, हम आप देखे होंगे अच्छे से, हिमालय चैप्टर पढ़े होंगे, इसलिए ना बोलता हूं क्रम से पढ़िए। किस तरह पढ़िए? एकदम क्रम से। आप हिमालय चैप्टर बताए होंगे या सिंधु नदी तंत्र पढ़े होंगे। जब गंगा का मैदान हम उत्तर विशाल के मैदान पढ़ा रहे थे उस समय सिंधु नदी को हम बताए होंगे कि सिंधु नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है? चेमयांगडुंग ग्लेशियर जो है यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है तो इस तरह जाती है ना। ये आपका दमचौक नामक स्थान से, क्या चिल्लास, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और इस तरह चिल्लास नामक स्थान से गिरती है इस तरह। तो मतलब कि आप इस तरह चढ़ थोड़ रही है भाई, ये स्थले उस प्रकार है। भले इधर हिमालय हमको दिखाई देता है इस तरह ऊंचा, लेकिन यह है ढाले में। चलिए हम उसको देखेंगे आगे वाले चैप्टर, आगे जो टॉपिक है उसमें हम उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर समझ लीजिए आखिर है क्या। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें नदियाँ क्या है कि अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, वो क्रमवर्ती नदी कहलाएगी। इसमें क्या है कि अक्रमवर्ती मतलब अक्रमवर्ती जो नदियाँ अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती है वो आपका अक्रमक कहलाती है। हिमालय नदियों में क्या बोलेंगे? हिमालय नदियाँ किसे कहते हैं? तो हिमालय नदियाँ वैसी नदियाँ जिसमें सालों भर, जो नदियाँ सालों भर जल से लबालब हो, जो क्या हो? सालों भर जल से लबालब हो। लबालब माने भरी हुई हो। अब लबालब माने दूसरा मत समझिए, यहाँ पर मतलब क्या कि हिमालय नदियाँ वैसी नदियाँ जिसमें क्या हो? जिसमें सालों भर यानी वर्ष भर बोल सकते हैं, वर्ष भर जल उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? हिमालय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदी कौन होगी? तो प्रायद्वीपीय नदी यानी केवल वर्षा के दिनों में इसमें जल भरा रहता है, लेकिन शुष्क मौसम में या शीत ऋतु में जल क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसमें बोल सकते हैं कि इसमें वर्ष भर जल उपलब्ध नहीं रहता है, इसमें वर्ष भर जल उपलब्ध नहीं रहता है। बस समझ रहे हैं ना? तो ये सभी क्या कहलाएगी? आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएगी। क्लियर? इसमें सालों भर जल नहीं उपलब्ध रहता है। जैसे मान लिया कि बारिश हुआ तो पूरा भर गई नदी और पूरा समझिए कि अपने पेटी से भी ऊपर या बांध से भी ऊपर जल इसमें अधिक हो गया, चारों तरफ से वर्षा जल उसमें एकत्रित हो गया और बहने लगी, और बाढ़ का कारण भी बनती है यही प्रायद्वीपीय नदियाँ ही बनती है। बाढ़ का कारण अधिकतर वर्षा के दिनों में ही देखिएगा बाढ़ आता है। ये नहीं ना कि आपका शीत ऋतु में बारिश आ गया, बाढ़ आ गया, ग्रीष्म ऋतु में बाढ़ आ गया, तो वो बड़ी बड़ी नदियों में कहीं अधिक कभी कभी हो सकता है, लेकिन अधिकतर बाढ़ जो आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के परिणाम स्वरूप आते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है? ये हम केवल देखिए ढाल के दिशा के आधार पर दो भाग बांटा गया है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति एवं जल की उपलब्धता के आधार पर इसको बोल सकते हैं कि हिमालय नदियाँ बांटा गया है और प्रायद्वीपीय नदियाँ बांटा गया है। फिर हम देखेंगे आपका कि क्रमवर्ती के कितने प्रकार होते हैं, अक्रमवर्ती कितने प्रकार होते हैं, हिमालय नदी के कितने प्रकार होते हैं, प्रायद्वीपीय नदी कितने प्रकार होते हैं, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आएगी, किसमें कौन कौन सी नदियाँ नहीं आएगी, इस सब के बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। एकदम निश्चिंत होकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार मिटा दें इसको। अब हम देख रहे हैं एक एक करके आपका देखेंगे हम लोग। क्रमवर्ती क्या है, क्रमवर्ती कितने प्रकार होते हैं, अक्रमवर्ती क्या है, अक्रमवर्ती कितने प्रकार होते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा मेरे हौसला को भाई बनाए रखिए। थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं यार जब लाइव में आप लोग आते हैं, आने के पश्चात भाग जाते हैं। हमको लगता है कि ठीक नहीं पढ़ा रहा है, तभी तो थोड़ा सा बुरा लगता है यार, बुरा फील होता है, भी इंसान है, ठीक है। चलिए तो क्रमवर्ती का अगर देखा जाए तो इसमें हम अपवाह तंत्र को अगर हम क्या करें, ढाल के आधार पर देखा जाए, देखें तो एक में हम लोग क्या बताए थे, किसके आधार पर, ढाल के आधार पर, ढाल या क्या था, दिशा। तो इसको हम कितने भाग बांटे थे, 2 भागों में। एक था क्रमवर्ती, क्रमवर्ती और दूसरा था अक्रमवर्ती, यही ना था। तो अब देखिए क्रमवर्ती को भी हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। क्रमवर्ती को हम बोल सकते हैं कि इसमें क्रमवर्ती में, क्रमवर्ती का पहला जो प्रकार है इसको आप देखिएगा तो इसमें पहला आ जाएगा आपका अनुवर्ती। क्या आएगा, अनुवर्ती। दूसरा आ जाएगा परवर्ती, अनुवर्ती न दिया, परवर्ती न दिया। तीसरा आ जाएगा प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती, अनुवर्ती। चौथा जाएगा नवानुवर्ती, नवानुवर्ती, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके लगभग 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। यानी क्रमवर्ती जो है, क्रमवर्ती के 4 प्रकार होते हैं। एक हो जाएगा आपका एक अनुवर्ती, दूसरा परवर्ती, या तीसरा प्रति अनुवर्ती और चौथा नवानुवर्ती, ठीक है। अगर इसमें देखें हम लोग, इसके आपके 2 भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। दूसरा हो जाएगा अध्यारोपित, अध्यारोपित, या बोल सकते हैं इसको पूर्वरोपित। पूर्वरोपित, ठीक है। तो ये 2 प्रकार होते हैं। आपको पहले इसको क्या करना है, प्रकार लिखना है। मतलब कि ढाल के दिशा के, या ढाल या दिशा के आधार पर हम लोग देख लिए क्रमवर्ती हो गया, दूसरा अक्रमवर्ती हो गया। फिर इसको अनेक भागों में बांटा गया है। क्रमवर्ती को बांटा गया है 4 भागों में। अनुवर्ती न दिया, परवर्ती न दिया, प्रति अनुवर्ती न दिया और नवानुवर्ती न दिया, ठीक है। अक्रमवर्ती को बोला गया है पूर्ववर्ती और अध्यारोपित या पूर्वरोपित, ठीक है। तो ये 2 भागों में हम प्रकार देख लिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे एक एक करके, यानी क्रमवर्ती में जितने प्रकार हो गया, आप जैसे मान लीजिए अनुवर्ती नदियाँ हो गई, परवर्ती हो गई, प्रति अनुवर्ती हो गई या नवानुवर्ती हो गई, सबके बारे में आखिर किस प्रकार की नदियों को हम लोग अनुवर्ती कहेंगे, किस प्रकार की नदियों को हम लोग प्रवर्ती नदियाँ कहेंगे, प्रति अनुवर्ती किसे कहेंगे और नवानुवर्ती किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझिएगा तो ये रट कर कभी नहीं समझ में आएगा, रट कर कभी याद नहीं कर सकते हैं, इतना याद रखिए। जब तक इसको चित्र में नहीं देखिएगा, फिगर पे नहीं देखिएगा, मैप में नहीं देखिएगा कि कौन प्रति अनुवर्ती होगी, कौन नवानुवर्ती होगी, कौन प्रति अनुवर्ती होगी, ठीक है, कौन क्रमवर्ती होगी, कौन अक्रमवर्ती होगी, तो ये समझना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इधर को हम हटा दे रहे हैं, केवल ये देख लेना है, क्योंकि एक एक करके इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें नंबर 1 है आपका अनुवर्ती। तो पहले तो क्रमवर्ती देख लीजिए। क्रमवर्ती की परिभाषा लिख लिए हैं। क्रमवर्ती के बारे में अगर पूछे तो किस प्रकार बताइएगा क्रमवर्ती मतलब, तो आप यहाँ पे नोट करते चलिए, सबको हम लिखवा ही दे रहे हैं। एक में आप क्या लिखना है कि क्रमवर्ती, ठीक है। क्रमवर्ती पहले लिख लीजिए। तो क्रमवर्ती किस प्रकार की नदी को बोलेंगे, प्रादेशिक ढाल के अनुसार वैसी नदियाँ, वैसी नदियाँ जो प्रादेशिक ढाल का के अनुसार बहती है, वैसी नदियाँ जो अपने प्रादेशिक
ढाल के अनुसार बहती है, वो क्या हो जाएगी? क्रमवर्ती। यानी ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, वो क्या हो जाएगी? क्रमवर्ती। अब इसका पहला जो प्रकार है वो आपका क्या है? तो पहला प्रकार हम देखेंगे, पहला जो आपका प्रकार है वो है आपका अनुवर्ती नदियाँ। अनुवर्ती नदियाँ क्यों नहीं चल रहा है यार? तो अनुवर्ती नदियाँ किस प्रकार की नदी होगी? सब चल ही नहीं रहा है। अनुवर्ती नदी किस प्रकार की नदी होगी? तो देखिए सबसे पहले यही नदी उत्पन्न होती है, यह सबसे पहले उत्पन्न होती है, यह सबसे पहले उत्पन्न होती है। ठीक है, यह सबसे पहले उत्पन्न होती है एवं अपने प्रादेशिक ढाल के अनुसार बहती है, एवं अपने प्रादेशिक ढाल के अनुसार बहती है। ठीक है, गंगा यहाँ पर नदी है आपकी, ये मान लीजिए कहीं से उत्पन्न हुई गंगोत्री ग्लेशियर से, और अपने प्रादेशिक ढाल के अनुसार क्या कर रही है? ये आपकी बह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर सबसे पहले उत्पन्न होती है और ये आपकी सीधा चली जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यह सबसे पहले उत्पन्न होती है और अपने प्रादेशिक ढाल के अनुसार यह करती है, बहती है। मतलब उद्गम स्थल में ये सबसे पहले क्या होगी? उत्पन्न होगी और अपने प्रादेशिक ढाल, जो प्रदेश का, ये स्थानीय जो है क्षेत्रीय ढाल के अनुसार नहीं बहेगी, ये प्रादेशिक ढाल के अनुरूप में बहती है, प्रादेशिक ढाल के अनुसार बहती है। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे आपका दूसरा है कि परवर्ती नदियाँ क्या है, तो उसको समझिए। परवर्ती नदियाँ दूसरा यहीं पर लिख दे रहा है, परवर्ती नदियाँ। तो इसमें क्या होगा? बोल सकते हैं यह नदी प्रादेशिक ढाल के अनुसार न बहकर क्षेत्रीय ढाल के अनुसार बहती है। यह नदी प्रादेशिक ढाल के अनुसार न बहकर क्षेत्रीय ढाल के अनुसार बहती है, क्षेत्रीय ढाल के अनुसार बहती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि यह नदी प्रादेशिक ढाल के अनुसार न बहकर क्षेत्रीय ढाल के अनुसार क्या करती है? बहती है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें, जैसे हम सपोजेड मान लेना है कि गंगा जो नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से मान लीजिए उत्तराखंड से उत्पन्न हो रही है और उत्तर प्रदेश होते हुए आपका बिहार में प्रवेश करती है। तो हम केवल मान रहे हैं कि बिहार में मान लीजिए नदी बढ़ी, तो ये प्रादेशिक ढाल के अनुसार बढ़ रही है ना। उत्तराखंड से ढाल है आपका उत्तर प्रदेश से आपका बिहार, बिहार से फिर ये पश्चिम बंगाल में चले, तो मैंने इसका मतलब है कि ऊपर से इस तरह ढाल है। ठीक है, उधर पंजाब उत्तराखंड ये सब आपका स्पष्ट है कि हिमालय आपका उधर ही है, तो हिमालय से आएगी तो इधर ढाल होगा। ठीक है, तो ये प्रादेशिक ढाल के अनुसार बढ़ी है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रतिवर्ती जो नदियाँ है, या सॉरी प्रतिवर्ती नहीं, परवर्ती जो नदियाँ हैं, परवर्ती, यह नदी प्रादेशिक ढाल के अनुसार न बहकर क्षेत्रीय ढाल के अनुसरण करती है। मतलब ये प्रादेशिक ढाल के अनुरूप, यानी प्रदेश की ढाल से इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपने खास क्षेत्रीय ढाल से इसको मतलब है कि क्षेत्र में ढाल किस प्रकार है और क्षेत्रीय ढाल से। और ये याद रखना है कि इस प्रकार की नदियाँ उतनी लंबी नदी नहीं होगी, इसकी अपेक्षा ये मुख्य नदी हो गई। गंगा जो है ये बड़ी नदी हो गई और जो किस रूप में बह रही है? तो प्रादेशिक ढाल के अनुसार बह रही है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इधर से आकर मिलेगी परवर्ती जो नदी है, परवर्ती नदी, ये परवर्ती नदी आपकी इधर से आ गई, सपोज डैट ये इधर से ही आएगी, इधर से आ गई। ठीक है,
और यहाँ पर ढाल किस प्रकार है, इधर से नदी अगर आ रही है तो इसका मतलब कि ढाल किधर है, ये प्रादेशिक ढाल इसका जो मान लीजिए कि ये उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर हो गया, और ये हो गया दक्षिण। प्रादेशिक ढाल इस प्रकार है, किसी मान लीजिए बिहार का, बिहारी का हम बोल रहे हैं, या पूरब या पश्चिम कुछ भी मान लीजिए, तो मान लीजिए कि बिहार का उत्तर से और दक्षिण की तरफ क्या ढाल है, तो गंगा नदी उत्तर से लेकर दक्षिण तरफ जा रही है। लेकिन कहीं जो होगा क्षेत्रीय ढाल जो होगा वो क्या होगा, पूरब से पश्चिम होगा, किसी खास क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतना हम क्षेत्र ले रहे हैं, यहाँ पर जो ढाल है ये इधर है, ठीक है, और इधर ढाल है, इसका मतलब यहाँ से नदी निकल रही है और इधर बह रही है। ये आपका पूरब से निकली और पूरब से बहती हुई कहाँ चली गई, पश्चिम की तरफ आ गई, आकर इसमें मिल गई। तो प्रवर्ती जो नदी होगी वो अनुवर्ती नदी की शाखा ही होगी, ये मुख्य ब्रांच नहीं होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुवर्ती जो नदियां हैं ये सबसे पहले उत्पन्न होती है और ये अपने प्रादेशिक ढाल का अनुसरण कर रही है। प्रादेशिक ढाल एक राज्य के ढाल का अनुसरण कर रही है, एक भूखंड, बड़े भूखंड का अनुसरण कर रही है। लेकिन जो प्रवर्ती नदियां हैं वो बड़े भूखंड से उसको मतलब नहीं, एक छोटे भूखंड में देखेगी कि भाई जहां पे उत्पन्न हो रही है वहां से उसका ढाल किधर है। अगर यहाँ पे उत्पन्न हो रही है या आगे कहीं उत्पन्न हो रही है तो यहाँ से इसका ढाल इधर है, उससे मतलब नहीं। अगर ये ढाल जो है, ठीक है, ये संपूर्ण ढाल इधर है, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रीय ढाल है जहाँ पे ये उत्पन्न हो रही है, यहाँ का जो क्षेत्रीय ढाल है ये किधर है, पूरब से पश्चिम की तरफ है, तो ये नदी किधर आएगी, पूरब से पश्चिम की तरफ आ जाएगी और आकर इसमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार के नदी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे नदी को हम बोलेंगे परवर्ती नदी। परवर्ती नदी जैसे देखिएगा कि गंगा में उत्तर से और दक्षिण से दोनों तरफ से नदी आकर मिलती है। जैसे गंडक नदी हो गई, सोन नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, चंबल हो गई, चंबल तो यमुना में मिलती है, सॉरी, यमुना हो गई, ये सभी क्या, सभी नदियाँ का ढाल। अब देखिए गंगा जा रही है किधर, बिहार के आपके बोल सकते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है ना, लेकिन बाकी सब नदियाँ आपके आ रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसका मतलब कि वहाँ का जो ढाल है हम लोग का जो बिहार है, आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये आपका ये जो है ये जो आपका है मान लीजिए बिहार, ठीक है, और गंगा इस तरह से बहती है। आप देखिएगा गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, ठीक है, गोमती हो गई, ये सभी इधर से। इसका मतलब क्या कि ये अगर नदी ढाल अगर इधर है, इधर से आपका चंबल जाती है, सॉरी चंबल नहीं, यमुना आकर इसमें आकर मिलती है, ठीक है, तो मैं कोई बात नहीं, यमुना आकर मिलती है, तो यहाँ पर छिपरा हो गई, चंबल हो गई, टोंस केन, वही सब नदियाँ हैं, ठीक है, सोन हो गई, दामोदर हो गई, ठीक है, हुगली में, सॉरी हुगली, उसके बाद उसमें आ जाकर मिलती है दामोदर। तो इधर से आपका बहुत सारी नदी आ रही है। इसका मतलब कि यहाँ का जो ढाल है ये आपका किधर है, पूरब से पश्चिम की तरफ है, सॉरी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। लेकिन गंगा नदी का जो ये प्रादेशिक ढाल के अनुसार ये बह रही है, गंगा नदी प्रादेशिक ढाल के अनुसार बह रही है, ठीक है, प्रादेशिक ढाल के अनुसार बह रही है। इसका मतलब कि ये पूरे प्रदेश के ढाल को अनुसरण कर रही है। लेकिन ये सब नदियाँ जो है पूरे प्रदेश के ढाल का अनुसरण नहीं कर रही है, ये अपने क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण कर रही है, मतलब क्षेत्रीय ढाल के अनुसार बह रही है। यहाँ पर जो ढाल है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, इसीलिए सभी नदियाँ इधर आ रही है। तो ये क्या कहेंगे, हम लोग बोल सकते हैं प्रवर्ती नदी बोल सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं उदाहरण देकर, समझ में आ रहा होगा 100%। एक बार कमेंट कीजिए कि यहाँ से समझ में आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। अरे भाई मान लीजिए गर्जियन ही ना बोलता है आपको, तो आपको बड़े आप मुझे बड़ा भाई समझते होंगे, एक दोस्त समझते होंगे, ठीक है, या छोटा भाई ही समझ लीजिए, तो मैं बोलूँगा नहीं आपको गलत कीजिएगा, तो बोलिए गलत कीजिएगा, आइएगा, भाग जाइएगा, नहीं पढ़िएगा, फिल्म देखिएगा, यूट्यूब चलाइएगा, यूट्यूब में मैंने फिल्म देखिए, यूट्यूब अगर उपयोग कर रहे हैं तो मोबाइल का सदुपयोग कीजिए बाबू, आपका लाइफ है बहुत अच्छा से। आप मोबाइल से देखिए, यूट्यूब चलाकर, यूट्यूब से पढ़कर आज कितने लोग, कितने लड़के, कितने बच्चे जो हैं वो IAS अफसर बन रहा है, BPSC एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है। तो उसका सदुपयोग आप कीजिएगा ना, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। सदुपयोग कीजिए, बंद कीजिए वो सब सारे तमाशे, उल्टे सीधे जितने भी काम है सबको, और अच्छे से लगिए, मेहनत कीजिए। देखिए यार
इतना गर्मी है, पंखा नहीं चलाता हूँ ना, पंखा चलाऊँगा उसका आवाज़ आएगा, मेरा आवाज़ क्लियर नहीं जाएगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता आपको। ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना अंत शुरू से अंत तक देखते हैं। यार मैं भी कुछ उम्मीद से पढ़ाता हूँ ना, मैं भी लगा हुआ हूँ कि लगा एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। इतना डीप में क्यों पढ़ाता हूँ? शॉर्टकट पढ़ाना होता तो पढ़ाते हम, शॉर्टकट पढ़ा कर ख़त्म कर देते हैं। मैं डीप इसलिए पढ़ाता हूँ कि ऐसा पूरा यूट्यूब चैनल पर नहीं है, उसे मैं बेटर देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग अगर शेयर करते, थोड़ा सा देखिए, बिना आपके सहयोग के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेहनत करूँगा कोई बात नहीं, बट आपको थोड़ा सहयोग चाहिए। थोड़ा सा आप लोग स्टेटस पे लगाइए लिंक को, क्लास का कितने में से क्लास है उसको स्टेटस पे लगाइए। ग्रुप जो आपके फ़ोन में है थोड़ा सा शेयर कर देने में क्या दिक्कत है यार? कुछ चाहता है आपको बताइए ना, लिंक है एक बार शेयर कर देंगे। कुछ बच्चे हैं जो इच्छुक हों, जुड़ जाएंगे। इसमें मेरा स्वार्थ है, मैं कहाँ कह रहा हूँ मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ यही है कि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा, उसमें कुछ इच्छुक होंगे जो बच्चे पढ़ेंगे। सब लोग तो नहीं पढ़ते हैं ना। हो सकता है कि उसको मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है, मेरा तरीका है, वो अच्छा लगे। ये जो गरीब मजबूर असहाय जो बच्चे हैं उनका हेल्प हो जाए आपके वजह से। प्रयास कीजिए यार, आप अगर नहीं चाहते तो कम से कम शेयर तो कीजिए। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे गर्व है आप लोगों पर। ठीक है, बस पढ़ाई कीजिए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा प्रवृत्ति नदी कौन है। याद ये रखना है कि ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करेगी, बल्कि कैसे अनुसरण करेगी? क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण करेगी। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका अनुवर्ती और परवर्ती नदियाँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं दूसरा इसका क्रम बता रहा हूँ। ये दो प्रकार हो गया। अब इसमें आपका जो तीसरा जो है उसको किस प्रकार समझिएगा। तीसरा क्या है? प्रति अनुवर्ती। क्या कह रहा है? प्रति अनुवर्ती। तीसरा था प्रति अनुवर्ती। अब प्रति अनुवर्ती नदी कैसी होगी जी? तो इसमें आपको याद रखना है कि यह नदी अनुवर्ती की उल्टा दिशा में बहती है। यह नदी अनुवर्ती की उल्टी दिशा में बहती है। ठीक है, इस प्रकार की नदियाँ छोटी एवं क्षेत्रीय होती हैं। ये स्पष्ट आपको समझ लेना है। इस प्रकार की नदियाँ छोटी एवं क्षेत्रीय होती है। ये क्या कह रहा है कि अनुवर्ती के उल्टा दिशा में बहती है। किसके उल्टा दिशा में? अनुवर्ती। तो यहाँ पे आप समझिए अनुवर्ती कौन होगी। अनुवर्ती जैसे गंगा हो गई थी, यहाँ से इस प्रकार बह रही थी अपने ढाल के दिशा में, प्रादेशिक ढाल का ये अनुसरण कर रही थी। लेकिन इसी में एगो और नदी इधर से आ गई। कौन नदी आ गई जी? तो इधर से आ गई थी परवर्ती नदी। ये क्या थी? परवर्ती नदी, जो किसका अनुसरण कर रही थी? अपने क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण कर रही थी। ठीक है, ये क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण कर रही थी, तो ये परवर्ती हो गई। अब परवर्ती के बाद कह रहा है कि आती है प्रति अनुवर्ती। तो प्रति अनुवर्ती, अब मान लीजिए इधर से भी बहती होगी क्या जी? ये परवर्ती हो गई, ये परवर्ती। ठीक है, और ये है आपका अनुवर्ती। ये अनुवर्ती है और ये परवर्ती है। यहाँ पर भी एक परवर्ती बना दीजिए। यहाँ पर भी मान लीजिए इधर से भी आकर बहती होगी,
तो ये भी आपका मान क्या है, ये है भी आपका प्रवर्तीय है। तो ये कह रहा है कि अब इधर से इधर जा रही है ना अनुवर्ती, इधर ढाल है, ये आपका किसके अनुसरण कर रही है, प्रादेशिक ढाल का। लेकिन ये भी प्रवर्ती है, ये भी क्या है, ये भी प्रवर्तीय है, मैंने प्रवर्ती ही है, तीर नहीं बनाएंगे वरना आप लोग समझिएगा कि यही है, यहाँ समझिए, मैंने इसको हम लिखे हैं यहाँ पर प्रवर्ती है। तो प्रवर्ती अब इधर से बह रही है ना, इधर से इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो अब इसके विपरीत में बहेगी कौन, प्रति अनुवर्ती। कह रहा है कि यह नदी जो है अनुवर्ती की उल्टा दिशा में बहती है। किसकी उल्टा दिशा में, अनुवर्ती अगर इधर जा रही है, मान लीजिए कि ये आपका पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, पूरब की तरफ जा रही है, तो ये जो नदी आएगी ये कहाँ से कहाँ जाएगी, तो ये कह रहा है, देखिए हम दोनों एक ही नदी है, प्रवर्ती लिखे हैं तो ये भी प्रवर्ती आप समझिएगा, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण कर रही है। तो ये कह रहा है कि इसके विपरीत दिशा में बहेगी, इसका मतलब इधर से इधर आएगी, इसमें मिल जाएगी। ठीक है, आप समझिए क्या है। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ, इसका ढाल तो इधर था, इसका ढाल किधर था, इसका ढाल आप समझिए इधर है, ढाल किधर है, इधर है। ठीक है, लेकिन ये तो क्षेत्रीय हो गया, इसका क्षेत्रीय ढाल। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ का जगह का ढाल जो है इधर से इधर का हो, यहाँ जो ढाल है ये इधर से इधर हो लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रीय ढाल है वो इधर से इधर का हो सकता है ना जी। अब यहाँ का जो क्षेत्रीय ढाल है ये जो है कहाँ से कहाँ है, ये पूरब से पश्चिम है, मान लीजिए पूरब से पश्चिम की तरफ ढाल है। ठीक है, ये भी क्षेत्रीय अनुसार बहती है, समझ आ रहा है। मतलब प्रति अनुवर्ती क्या होगी, यह नदी अनुवर्ती की उल्टी दिशा में बहती है। तो अनुवर्ती तो ये हो गई ना, ये किधर की जा रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, बहती है। इस प्रकार की नदी छोटी एवं क्षेत्रीय होती है। तो स्पष्ट है किसी किसी भाग में क्या होता है कि पूरा प्रादेशिक ढाल जो है आपका पश्चिम से पूरब की तरफ है, लेकिन कुछ क्षेत्र का यानी कुछ खास ऐसा जगह होगा जहाँ का ढाल जो है पूरब से पश्चिम की तरफ हो सकता है, और वहाँ पर जिस नदी का उद्गम होगा वहाँ से या वहाँ का जो वर्षा जल होगा वो अगर बहेगा तो ये इस प्रकार से नदी का निर्माण होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको बाबू हम कहेंगे प्रति अनुवर्ती। क्या कहेंगे, प्रति अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती के बाद यानी जो आपका चौथा है वो है आपका नवानुवर्ती। क्या है, नवानुवर्ती। अब देखिए नवानुवर्ती नदी क्या होगी, अब देखिए इसमें कह रहा है नवा मतलब नया, और फिर नुवर्ती मतलब अनुवर्ती, मतलब नया अनुवर्ती नदी का यहाँ पर क्या होगा, उद्गम होगा। जैसे हम लोग देखे थे, हम लोग क्या देखे थे, पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए। इसमें क्या बोल सकते हैं, यह भी यानी अनुवर्ती के समानांतर चलती है, यह भी नदी अनुवर्ती के क्या चलती है, यानी समानांतर बोल सकते हैं, समानांतर चलती है। ठीक है, लेकिन इसका उद्गम जो होता है, लेकिन इसका उद्गम बाद में हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम क्या होता है, बाद में होता है, बाद में होता है, कर दीजिए बाद में होता है। ठीक है, अब समझिए कैसे पूरा इस टॉपिक को आपको समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखे थे कि सबसे पहले तो आपका अनुवर्ती नदी थी, अनुवर्ती इस प्रकार से चल रही थी, जैसे गंगा को हम मान लिए, और अनुवर्ती क्योंकि प्रादेशिक आपका प्रादेशिक ढाल का अनुसरण कर रही थी, उसमें एक आ गई इधर से आपका, हम लोगों ने देखा एक नदी इधर से आपका क्या हो जाएगा, प्रवर्ती नदी आ गई, जो क्षेत्रीय ढाल का क्या कर रही थी, क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण कर रही थी। और फिर प्रति अनुवर्ती मतलब अब ये तो इधर से जा रही है, मान लीजिए हम दिशा इधर दे रहे हैं, इधर अगर दिशा दे तो इधर हम मान ले रहे हैं क्या आपका पश्चिम मान ले रहा है, इधर आपका पूर्व मान ले रहा है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही थी, और ये आपका पूर्व से, ये आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, उत्तर से
दक्षिण ये मान लीजिए इधर हो गया आपका, ठीक है, उत्तर से आ रही है और ये दक्षिण जा रही है इधर से, मान लीजिए। क्लियर? तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी बोल सकते हैं क्या, प्रवृत्ति। ये हो गई प्रवृत्ति, ये समझ लिए, ये तो प्रवृत्ति हो गई। और ये क्या है आपका अनुवर्ती, अनुवर्ती। और इसी में हम लोग देखे थे कि यानी अनुवर्ती के विपरीत दिशा में जो जाएगी, माने ये इधर से आ रही थी, इधर से एक नदी आ रही थी, ये विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये आपकी हो गई प्रति अनुवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, प्रति अनुवर्ती। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नवानुवर्ती, नवानुवर्ती मतलब यहाँ पर परिभाषा क्या कह रहा है कि यह भी नदी अनुवर्ती के समानांतर चलती है, लेकिन इसका उद्गम बाद में होता है। अनुवर्ती के समानांतर चल रही है मतलब इसी के समानांतर चलेगी, ठीक है। अब इसी के समानांतर चलेगी, ठीक इसी के दिशा में, जिस प्रकार अनुवर्ती नदी चल रही थी उसी दिशा में आपका पश्चिम से पूरब मान लीजिए ये भी आपकी चल रही है। लेकिन ये क्या होगी, इसकी उत्पत्ति जो होती है बाद में होती है, यानी इसके बाद। ये पुरानी नदी है, एक मुख्य धारा है, लेकिन इसमें इसी के समानांतर यानी किसी क्षेत्र में कहीं पर यानी छोटी नदी क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, और ये आपका इसी के समानांतर चलती है और ये आकर आपके मिल जाएगी प्रवृत्ति में, या सीधे जा सकती है। मान लीजिए प्रवृत्ति नदी बीच में नहीं मिली तो ये सीधा इसी के समानांतर चलती रहती है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगी, इसी को हम बोलते हैं नवानुवर्ती। क्लियर? ये कौन सी नदी कहलाएगी, नवानुवर्ती नदी कहलाएगी। तो ये हम लोगों ने यानी लगभग जो 4 इसके प्रकार थे, चारों प्रकार के बारे में पढ़ लिया, किसके, क्रमवर्ती नदी के। क्लियर? उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे जो हम लोग देखेंगे वो आपका हो जाएगा किसका, तो हम लोग देखेंगे अक्रमवर्ती। इसको आप मतलब मैप बना लीजिएगा ताकि समझ में आपको आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा प्रकार था अक्रमवर्ती। अब यहीं पर दे दिया है, माने अ मतलब नहीं, क्रमवर्ती मतलब क्रम से, ये यानी क्रमवर्ती नहीं होगी। मतलब क्रमवर्ती में हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्रमवर्ती तो हम देखिए कैसे जो आपका यानी ढाल के अनुसार बहे, ये ढाल का अनुसरण करे। तो ये ढाल का मतलब नहीं, ये ढाल का अनुसरण नहीं करेगी, मतलब कि ढाल के विपरीत दिशा में बहेगी। तो परिभाषा हम लोग यहाँ पर लिखते चलेंगे कि वैसी नदियाँ जो यानी अपने प्रादेशिक ढाल का क्या नहीं करती है, अनुसरण नहीं करती है, उसे हम क्या कहेंगे, नहीं करती है, उसे हम बोल सकते हैं अक्रमवर्ती। क्या कहेंगे उसको, अक्रमवर्ती। तो अक्रमवर्ती के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम देख ले तो इसके 2 प्रकार होते हैं। प्रकार अभी हम लोग देखे थे, एक तो था आपका, इसमें हम देखेंगे पहला था पूर्ववर्ती। अब पूर्ववर्ती में क्या था, तो पूर्ववर्ती में था ये अभी हम बताएंगे इसको। अब किस प्रकार नहीं बहेगी दोनों को हम समझेंगे, ठीक है। जैसे पूर्ववर्ती मतलब अक्रमवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों एक ही है, आप इसको एक ही उदाहरण में समझ जाइए। जैसे मान लीजिए अक्रमवर्ती वैसी नदी है जो अपने प्रादेशिक ढाल के अनुसार नहीं चले, मतलब ढाल के अनुसार ये चलती ही नहीं है। अब ढाल के अनुसार नहीं चलेगी, इसका मतलब इसके जो है पूर्ववर्ती यानी ढाल के उदय के पूर्व ही क्या हो गया है, पूर्व से ही ये नदी क्या होती है, बहती आ रही है। पहले इसका परिभाषा आप लिख लीजिए तब यहाँ पर आप समझिएगा। पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, तो यह ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, यह ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। लेकिन याद रखना है आपको, लेकिन यह नदी जो है उच्च जो भाग होता है, उच्च भाग एवं पर्वत
के उठने के पहले से बह रही होती है, बह रही होती है। मतलब समझे? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़े थे, यानी आप ध्यान दीजिएगा, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये पॉइंट अगर आप पढ़े होंगे हिमालय की उत्पत्ति, तो उसमें आप समझे होंगे। ये मान लीजिए कि आपका क्या है, यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है, और यहाँ आपका था क्या, भारतीय प्लेट। बात समझ में आ रहा है? ये भारतीय प्लेट, बीच में क्या था, तो बीच में था, हम लोग देखे थे, तेथिस सागर। कौन सा सागर था? तेथिस सागर। यहाँ पर क्या था जी? तेथिस सागर, तेथिस सागर। और यही तेथिस सागर बाद में किस में बदल गया? तेथिस भूसन्नति में बदल गया। तेथिस भूसन्नति। अब ये तेथिस भूसन्नति में कैसे बना? मतलब एक जो जल था, एक जलीय भाग जो था, वो स्थल में कैसे परिवर्तित हो गया? तो ये नदियों द्वारा निक्षेप किया गया होगा। तो इधर यूरेशियाई जो प्लेट है, यहाँ से अनेक नदियाँ बहती थी इसमें, तेथिस सागर में। भारत से भी जो अनेक नदियाँ, जो पठारीय नदी है, वो आकर इसमें बहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप यानी लंबे समय तक नदियों द्वारा क्या किया गया इसमें, यानी गाद वगैरह, मिट्टी वगैरह का क्या किया गया? निक्षेप किया गया। और निक्षेप के परिणाम स्वरूप जो सागर था, तेथिस सागर, वो किस में बदल गया? तेथिस भूसन्नति में बदल गया। तभी तो हम देखेंगे कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जब आपस में टकराएंगे, तो ये जो भूसन्नति है, इसमें क्या होगा? इसमें, इस भूसन्नति में एक जो आपका तेथिस सागर था, जो तेथिस भूसन्नति बना, तो इसमें टकराने के परिणाम स्वरूप अब क्या हो गया? ये वलय, इसमें मुरान पैदा हुआ। और ये मुरान के बाद ये हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो क्या अचानक हिमालय 8,848 फीट हो गया? नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे। हम लोग जानते हैं आज भी हिमालय में वृद्धि जारी है। प्रत्येक वर्ष में, प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है। अब वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि अगर नदी पहले से वहां से बह रही है और एक साल में 25 सेंटीमीटर उठे अगर हिमालय पर्वत, पहले तो ज्यादा उठा होगा, ठीक है, लेकिन नदियों द्वारा क्या कर दिया? उसको काट दिया गया, क्योंकि पहले से नदियां बह रही है। तो यहां पर हम देखेंगे जो सिंधु नदी है, थोड़ा सा उदाहरण देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है, एक समतल भूभाग है और यहां से नदी बह रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। अचानक क्या हो कि यहां पर उभार पैदा हो जाए। अगर इस तरह उभार पैदा होता है तो नदी क्या करेगी? इसको काट देगी। नदी क्या करेगी? इसको काट देगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ये नदी जो है, इसमें ये उभार में धीरे धीरे ना बढ़ेगा। बस समझ रहा है? समझिए, जैसे यह समतल भूभाग था, समतल भूभाग नदी बह रही है। इस फिगर को आप समझिए, ये समतल भूभाग नदी बह रही है, समतल भूभाग में यहाँ पर काट कर नदी बह रही है, ठीक है। अब ये समतल भूभाग में क्या हुआ? यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक उभार पैदा हुआ। क्या हुआ? एक उभार पैदा हो गया। और नदी पहले से यहाँ बह रही थी। नदी क्या कर रही थी? पहले से बह रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे उभार पैदा हुआ तो नदी की जल जो है, नदी की जल क्या करेगी? इस पत्थर को, ये जो उभरा हुआ भाग है, इसको काट देगी। क्या करेगी? काट देगी और ये अपने मार्ग बना लेगी। फिर धीरे धीरे उभार होगा तो अब उस जगह को छोड़कर फिर उभरेगा तो फिर नदी उस काटेगी। अब यहाँ पर साइड में जो होगा, साइड में हिमालय की जो वृद्धि है वो बढ़ती चली जाएगी। हिमालय साइड में यहाँ पर से क्या हो जाएगा? वो बढ़ता चला जाएगा और ये नदी के पार करके, मतलब नदी इधर से बहती रहेगी और ये आपका हिमालय की वृद्धि होती रहेगी। बस समझ में रहा है? तो ये हिमालय की उत्पत्ति से क्या हो रही है? हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही यह बह रही है। पहले एक तरह से बोल सकते हैं कि पहले जो ये नदी थी वो क्या थी? क्रमवर्ती ही थी, अपने ढाल यानी ढाल के अनुसरण ही कर रही थी। बाद में नहीं यहाँ पर ऊंचा भूमि हो गया। बाद में हिमालय की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप यह जो क्षेत्र है वो काफी क्या हो गया? ऊंचा हो गया। और इसलिए हमें आज दिखाई देता है कि ये जो सिंधु नदी जो है वो ढाल के विपरीत दिशा में बह रही है, लेकिन ढाल के विपरीत दिशा में नहीं बह रही थी। वो अपने ढाल में ही बह रही थी, क्योंकि जल जो है ढाल के विपरीत दिशा में नहीं बह सकता। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। बस दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं? अक्रमवर्ती के अंतर्गत रखते हैं। कोई दिक्कत? तो आपका अक्रमवर्ती का एक प्रकार है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, मतलब ऊंचावच, यानी जो पर्वत और
जो ऊंचे भाग है उसके उठने से पहले नदी बह रही होती है, तो इसीलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, पूर्ववर्ती नदी। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, याद रहेगा। यानी ऊंचा भूमि यानी पठार या पर्वत के उगने से पहले यानी उद्भव से पहले ये नदी बह रही थी। बाद में इसमें जब उद्भव हुआ तो धीरे धीरे वो अपना रास्ता, जो मार्ग था उसको चेंज नहीं की, बल्कि उसको काट दी। उभार पैदा हुआ, काटती गई, उभार पैदा होता गया, काटती गई, उभार पैदा होता गया, उसको काटती गई। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो ये पहला इसका प्रकार हो गया। इसका दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा प्रकार जो है वो बाद वाला है। मतलब एक तो उभार पैदा उच्च भूमि और पर्वत के उठने से पहले से बह रही है, एक पर्वत के उठने के बाद बहती है, और वहाँ पर क्या करती है, नदी अपहरण भी करती है। तो हम इसमें समझेंगे कि नदी अपहरण क्या होता है। गला बच गया है चिल्लाते चिल्लाते। मैं 1 घंटा से बोल रहा था, मेमोरी जो है वो शायद फुल हो गया था फ़ोन का, और फुल हो गया था, मैं बक रहा हूँ ऐसे ही, वीडियो स्टॉप हो गया था। जब लाइट कटा तो वीडियो समाप्त हो गया, तब देखा कि भाई तो वीडियो बंद में नहीं किया है, ऐसे ही बक रहा हूँ, क्या कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा देखिएगा। दूसरा जो है उसको हम देखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, अध्यारोपित। अध्यारोपित या इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्वरोपित नदी। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें नदी अपहरण होता है। जैसे आप इसमें समझिएगा, यहां पर मान लीजिए कोई पर्वत हमने ले रहा है, ठीक है, कोई पर्वत है, यहां पर एक नदी का उद्गम स्थल ये है। क्या है, एक नदी का उद्गम स्थल आप मान लीजिए ये है, यहां है, और यहां से नदी बह रही है। ठीक है, इधर एक नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये है, और इधर से नदियां ये इधर बह रही है। तो एक बात ये कि हिम पिघल रहा है, अगर यहाँ बर्फ है, हिम पिघल रहा है, तो हिम पिघलेगा तो ये आसपास के क्षेत्र में पिघल रहा है, हिम पिघल रहा है, तब तो यहाँ से उद्भव हो रहा है नदियों का। तो पिघल रहा है तो धीरे धीरे जल तो रिस कर इधर से आता होगा ना, तब तो यहाँ से एक नदी का रूप ले रहा है ये। इधर से भी जल रिस कर आते होंगे, जहाँ इसको ढाल मिला इधर ढाल मिला तो इधर से रिस कर चले आए, इधर ढाल मिला तो इधर से रिस कर चले आए। मैंने दोनों तरफ यानी बीच में से हिमालय से या जो भी पर्वत हो वहाँ से दोनों तरफ जल बढ़ जा रहा है, तो एक नदी का इधर से निर्माण हो रहा है, एक नदी का इधर से निर्माण हो रहा है। और जब पानी रिसेगा ना तो रिश्ते रिश्ते यहाँ से पानी रिस रहा है, तो रिश्ते रिश्ते इधर भी काटेगा इसको। जो उद्भव स्थल है तो उद्भव के स्थान पर भी नदियाँ अपर्दन करती है, यहाँ उद्भव वाला स्थान पर भी क्या हो रही है, नदी अपर्दन करती है। और ये अपर्दन करते करते इधर पीछे भागेगी, इधर करते करते इधर पीछे भागेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों नदियाँ क्या हो जाएगी, दोनों नदियाँ। अब यहाँ से आप थोड़ा समझिएगा थोड़ा और बेटर। ये मान लीजिए इस तरफ पर्वत है, थोड़ा सा इसको हाइट कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो अब मान लीजिए पठारियाँ से उद्भव हो रही है, तो इधर से पानी आपका रिस का आता होगा, इधर से रिस का आता होगा, दोनों तरफ। इधर से जो रिस कराया इधर नदी का निर्माण हो गया, इधर से जो हिम पिघला और रिस कराया पानी तो इधर से नदी का निर्माण हो गया। एक समय आएगा कि ये काटते 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 इधर चढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये काटेगी ना भाई, काटते काटते दोनों क्या हो जाएगा, दोनों नदी जो है आपस में इधर से आपस में क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों नदियों का जल जो है आपस में क्या हो गया, दोनों नदियों का जल आपस में मिल गया। बात समझ में रहा है ना, इन दोनों नदियों का जल, क्योंकि ये भी इधर से नीचे पे अपर्दन करते गई, या इधर से भी यानी उद्गम स्थल पर भी इधर नीचे पोत गया। ये मान लीजिए उद्गम स्थल है, और उद्गम स्थल के पीछे भी नीचे पोते रहेगा। जहाँ से पानी रिसेगा, जहाँ भी पानी टपकना शुरू करेगा उसको तोड़ेगा, जरूर तोड़फोड़ करेगा। तो इधर से भी पानी अब रिश्ता गया, इधर पीछे भी अपर्दन करते गई, ये भी पीछे अपने अपर्दन करते हुए भागते गई, और एक समय ऐसा आया कि दोनों मिल गई। अब जहाँ पर जिस क्षेत्र में ढाल अधिक होगा, जैसे मान लीजिए कि इधर ढाल कम होगा, जिस क्षेत्र में ढाल अधिक होगा, ठीक है, अब उस क्षेत्र में या जहाँ अपवाह ज़्यादा होगा जल का, जहाँ क्या बोल सकते हैं, अपवाह जो होगा वो ज़्यादा होगा जल का, तो वो क्या करेगी, दूसरे नदी के जल को सोख लेगी, मतलब दूसरे नदी के जल को टान लेगी और इधर से अपना
मतलब इस नदी का अपहरण कर लेगी, मतलब इस नदी के जल का सारा पानी क्या हो जाएगा, इस नदी में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं नदी अपहरण। क्या बोलते हैं इसको मतलब एक नदी द्वारा दूसरे नदी के जल को सोख लेना या अवशोषण कर लेना ही क्या कहलाता है, नदी अपहरण कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि अध्यारोपित मतलब एक नदी ने दूसरी नदी को क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। और ये नदी का ये नदी जो है अब ये क्या बहने लगी, उल्टी दिशा में बहने लगी। मतलब आपका बोल सकते हैं कि ये ढाल के विपरीत दिशा में बहने लगी। हम ये ना बोलेंगे कि इस नदी का जल जो है ये ढाल के विपरीत दिशा में, माने इधर बढ़ रही थी लेकिन अब किधर बहने लगी, ये ढाल के विपरीत दिशा में बहने लगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अध्यारोपित या पूर्वरोपित। बस समझ आ गया। तो इसको लिखिएगा, कुछ नदियाँ उद्गम स्थल पर भी, क्या लिखेंगे इसके बारे में, कुछ नदियाँ उद्गम स्थल पर भी अपर्दन के कारण उनके बहाव की दिशा, उनके बहाव की दिशा में क्या आता है, उनके बहाव की दिशा परिवर्तित हो जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और यह ढाल के विपरीत दिशा में बहने लगती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अध्यारोपित। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो नदी अपहरण। इसको बोलते हैं नदी अपहरण। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए, नदी अपहरण जब एक नदी दूसरे नदी के जल के को क्या कर ले, समाहित कर ले। जब एक नदी दूसरे नदी के जल को अपने में समाहित कर ले, अपने में समाहित कर ले, तो इसे क्या कहते हैं, नदी अपहरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका दोनों प्रकार जो है वो समाप्त हो गया। मैं इसे मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूँ। अब थोड़ा सा हम इसी समय देख ले रहे हैं थोड़ा सा नदी प्रतिरूप के बारे में भी। उसके बाद हम लोग आपका देखेंगे हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो आज तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्रयास करूँगा कि ये नदी प्रतिरूप आप समझिए कि मतलब नदी की आकृति क्या क्या हो सकती है, इसका प्रतिरूप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 से 10 मिनट में वो समाप्त हो जाएगा। केवल आकार और प्रतिरूप के बारे में आपको समझ लेना है। तो अगला हेडिंग डालिएगा, नदी प्रतिरूप। नदी प्रतिरूप यानी रूप के आधार पर यानी नदियों के कितने भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा जाली नुमा। हम देख सकते हैं क्या आएगा, जाली नुमा। अब जाली नुमा नदी कब दिखाई देगी, आप थोड़ा ये बताइए कि जाली नुमा जो नदी है वो कब दिखाई देगी। जालीदार होगी, मतलब आप चित्र में सबसे अच्छा देख लीजिए इसको। एक नदी है, मान लीजिए कि एक मुख्य नदी है, एक मुख्य नदी बह रही है यहाँ पर, और इसमें क्या है कि अनेक नदियों की शाखाएं जो है, अनेक छोटी छोटी नदियाँ इस नदी में आकर यानी समकोण पर काटेगी। ठीक है, समकोण पर क्या करेगी, नदी आकर इसमें मिलेगी। तो इसको इस तरह से देखिए, एक जाली का निर्माण हो रहा है, एक जाली का निर्माण हो रहा है। तो इसी को मतलब ये आप देखिए इस तरह से। अब इसको हम लिखवाएंगे नहीं, आप खुद से बोल रहे हैं लिख लीजिए, या फिर लिखवाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखना है कि इसमें यानी एक मुख्य नदी में यानी छोटी छोटी नदियाँ जो है एक दूसरे को क्या करती है, यानी आकर यानी समकोण पर मिलती है और एक जाली नुमा आकार यानी आकृति का निर्माण करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जाली नुमा
आकृति बोलेंगे। और अधिकतर ये कहाँ पर देखा जाता है, सिंहभूम वाले क्षेत्रों में इस प्रकार देखा जा सकता है। सिंहभूम के क्षेत्रों में इसे देखा जाता है, इसे देखा जा सकता है, इसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, एक तो नदियों का आकार याद रखना है कि ये प्रमुख नदियों में छोटी छोटी नदियाँ आकर नहीं यानी समकोण पर काटती है। इसमें नदियाँ यानी मुख्य नदी को एक दूसरे को लिख देना। चलिए, इसमें मुख्य नदी को छोटी नदियाँ या सहायक नदियाँ, समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। तो कैसा आकृति बनता है, जालीनुमा आकृति बनता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, एक हो जाएगा दूसरा वृक्षाकार भी हो जाता है, वृक्षाकार। तो वृक्षाकार कैसे होगा, आप वृक्ष को देखे हैं तो वृक्षाकार, जैसे मान लीजिए कि एक को कोई प्रमुख ये नदी हो गई, ये प्रमुख नदी हो गई। अब इसमें कोई आकर नदी इधर मिल गई, कोई इधर से आकर नदी मिल गई, कोई इधर से आकर मिल गई, कोई इधर से आकर मिल गई। ठीक है, तो ये एक तरह से एक यहाँ आकर नदी मिल गई, बस समझ रहे हैं ना। तो वृक्ष का एक क्या कर लेती है, रूप धारण कर लेती है। कोई यहाँ से जैसे देखिएगा वृक्ष में डाली नहीं निकलता है, तो इस प्रकार से नदी आकर क्या होती है, कहीं भी आकर मिल जाती है, तो ये वृक्ष का रूप ले लेता है। तो वृक्षाकार नदियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है कि इसमें यानी अनेक नदियाँ और इसकी उप शाखाएँ आकर क्या होती है, इसमें मिल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक वृक्ष की आकृति की तरह ये दिखाई देती है, उसे हम क्या कहेंगे, वृक्षाकार। और यह कैसी नदी, अब ये इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आप देखिएगा ये गंगा और सिंधु इसी तरह का रूप दिखाती है। कौन, गंगा एवं सिंधु नदी का तंत्र देखिएगा, वो आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, गंगा और सिंधु। तीसरा जो है वो आप देख सकते हैं आयताकार। आयताकार भी आपको रूप दिखाई देगा बहुत सारी नदियों में। अब आयताकार में क्या होगा, मान लीजिए एक प्रमुख नदी कोई है, इस तरह से बह रही है। अब इसमें जो है यहाँ से कोई नदी आकर मिल गई, यहाँ से कोई नदी आकर मिल गई। ठीक है, अब इधर से भी देख सकते हैं कोई नदी आकर मिल गई, इधर से भी कोई नदी आकर मिल गई। तो इस प्रकार से अनेक रूप इसके दिखाई देंगे, मतलब छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदियाँ इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका आयताकार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या देख सकते हैं, तो कोसी को आप देखिएगा, कोसी और बिंद नदी, कोसी नदी और बिंद श्रेणी वाली नदी, बिंद श्रेणी में जो नदियाँ पाई जाती हैं, बिंद श्रेणी में पाई जाने वाली नदियाँ, ये इसी प्रकार दिखाती है, आयताकार। ठीक है, एक प्रमुख नदी एक इसमें आकर मिल गई, तो एक इसमें आकर मिली है, फिर इसमें एक नदी आकर मिली है, तो ये मैंने एक आयत का रूप ले लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयताकार। तीसरा अगर आप देखिए तो आपको दिखाई देगा, चौथा ये हो जाएगा आपका अरीय या अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय, तो अपकेंद्रीय कैसे होगा, तो अपकेंद्रीय मतलब एक केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, और एक केंद्र से अनेक नदियाँ चारों तरफ निकली हुई, जैसे कि आप मैकाले देखिए, मैकाले श्रेणी से अनेक नदियाँ निकलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपका इंद्रावती हो गई, सोन नदी हो गई, महानदी हो गई, ये सब कहाँ से निकलती है, मैकाले श्रेणी से। मतलब क्या होगा, एक केंद्र बिंदु होगा, ये एक केंद्र बिंदु हो गया, और यहाँ से इधर भी नदी निकल रही है, यहाँ से इधर भी निकल रही है, यहाँ से इधर भी निकल रही है, और यहाँ से इधर भी निकल रही है, और ये आपका मान लीजिए हो गया मैकाले।
बीच में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए मैकाले। मैकाले में आप देख सकते हैं, अब देखिएगा इधर इंद्रावती नदी हो गई है, इंद्रावती, इधर से महानदी, इधर से सोन, और इधर से आपका नर्मदा। ये सभी बीच में से एक केंद्र बिंदु से चारों तरफ नदियाँ क्या होती है, फैल जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय, मतलब इसे अपकेंद्रीय दिखाई देता है एक आकृति। एक और देख सकते हैं आप इसका समानांतर, पांचवा समानांतर। तो समानांतर में किस प्रकार दिखाई देगा, समानांतर में आप देखिएगा भारत के पूर्वी या पश्चिमी तटीय नदियों को ले लीजिए। अब यहाँ से माही हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, अनेक नदियाँ यहाँ पर क्या होती है, जुआरी हो गई। ये मतलब क्या, एक समानांतर रूप में क्या होती है नदियों का। अब इधर से या तो पश्चिमी घाट में एक समानांतर, मतलब एक यानी समानांतर रूप में क्या होती है, नदियाँ एक दिशा में जाती है। तो समानांतर आपका आकृति इस तरह दिखाई देता है पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में भी, पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश में भी इसी तरह आपका आकृति दिखाई देगा। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। एक अभिकेंद्रीय होता है, इसके बाद अभिकेंद्रीय हम देख लेंगे। एक और आकृति होती है आपका छठा अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय, तो अभिकेंद्रीय कैसे होगा, अब अभिकेंद्रीय में आप देखिएगा अभिकेंद्रीय कैसे होगा। तो अभिकेंद्रीय में आप देखिएगा एक कोई झील हो गया, एक झील होता है और इसमें नदियाँ आकर मिलती है। यहाँ से निकल रही थी ना अपकेंद्रीय में, और अभिकेंद्रीय में एक ही केंद्र बिंदु के पास नदियाँ जाकर क्या होगी, आकर मिलेगी। एक कोई झील होगा और उसमें, तो ये अधिकतर विदेशों में देखा जाता है, विदेशी नदियों में, यानी विदेशों में अधिकतर ये देखा जाता है। मतलब इधर से चारों तरफ से नदियाँ आकर एक स्थान पे क्या होती है, मिलती है। तो ये भारत में कम ही दिखाई देते हैं। और कोई एक पंखवाकार भी होता है, तो इसको, वो तो छठा हो गया, सातवां यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, रहने दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए सातवां जो आकृति होगी पंखकार, माने चिड़िया का जो पंख होता है ना, उसी प्रकार से क्या होती है, ये चिड़िया के पंख की तरह दिखाई देता है। मतलब ये कैसे, जैसे आपका ये जो हो गया एक मुख्य नदी हो गई और इसमें एक आकर मिल गया, इसमें एक आकर मिल गया और यहीं पे एक आकर मिलेगी यहाँ पर। मतलब कुछ ही जगहों पर ये क्या होती है, आकर मिलती है। जहाँ मिलती है दो नदियों का समूह ही क्या होगा, इसमें आकर दो नदियों का संगम ही आकर क्या होगा, इसमें प्रमुख से मिलता है। तो ये आपका होता है पंखवाकार। तो इस प्रकार के यानी नदी का प्रतिरूप होता है, जो मुख था वो हम बता दिए। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, और इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे आपका हिमालय नदी और प्रद्वीपीय नदी के बारे में। तो हिमालय नदी में हम लोग पढ़ेंगे आपका सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और साथ में हम नदी परियोजना से संबंधित टॉपिक जो होंगे उसको भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगाकर, और मेरी बातों को बुरा नहीं मानना है। मैं आप ही के लिए समझाता हूँ, आप ही के लिए बोलता हूँ। लाइफ में कुछ बन जाइएगा, उसमें तो जरूर मेरा नाम लीजिएगा। ठीक है, सफलता पाने के बाद जरूर मुझे याद कीजिएगा कि सर डांट रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन अच्छे पढ़ा रहे थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।